यूपीएससी हर 1-2 साल में टैक्स से संबंधित प्रश्न पूछती रहती है। ध्यान रखना, टैक्स से डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछती कि प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष क्या है। यूपीएससी पूछती है कि प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट किससे संबंधित है, या दोहरा कराधान निरोधक क्या है, या फिर वो पूछ सकती है समकारी लेवी के बारे में, काउंटर एंटी डंपिंग काउंटर वेलिंग से संबंधित। तो यूपीएससी इस प्रकार के कोई टर्म देती है और टर्म से संबंधित पूछती है ये किससे संबंधित था। तो उन्हीं टर्म्स को अब कंप्लीट करते हैं जो हाल ही में करंट में मौजूद रहे थे, जो यूपीएससी पीटी 2026 के अनुसार इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखो, कराधान का अधिकार, पहले तो बात करते हैं इसका अधिकार कहाँ से मिला है सरकार को। आर्टिकल 265 के तहत यह कहा गया है कि विधिक प्राधिकार द्वारा टैक्स लगाए जा सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कोई अन्य व्यक्ति टैक्स नहीं लगा सकता, केवल कानून के द्वारा ही लगे हुए टैक्स ही देने के लिए हम बाध्य हैं और सरकार वही ले सकती है। राज्य सूची में आर्टिकल 246 में टैक्सों के बारे में बात कही गई है कि किस किस वस्तु पर टैक्स लगेंगे, और समवर्ती सूची में 256 में, ध्यान रखना, आर्टिकल 246 और 256। अच्छा, ये पॉलिटी के आर्टिकल क्यों जरूरी है अपने को याद रखना, क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी कोई एक सब्जेक्ट से प्रश्न नहीं पूछती कि इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी से ही प्रश्न पूछेगी। यूपीएससी इंटरलिंकिंग करके प्रश्न पूछती है कि ये कोई भी टॉपिक लेगी, टॉपिक यदि पॉलिटी, ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इन सभी में संबंधित है, जैसे कृषि का टॉपिक है तो केवल इकोनॉमी से रिलेटेड कृषि नहीं पूछेगी, वो सभी कृषियों के बारे में पूछ सकती है। उसी प्रकार टैक्स के बारे में भी है। अब बात करते हैं, टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष हो गया है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी अपन सीधा सरकार को प्रत्यक्ष तौर पे देंगे। तो प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से आते हैं, आयकर, व्ययकर और पूंजी पर लगने वाला कर। आयकर में 3 आते हैं, व्यक्तिगत कर, निगम कर और समकारी लेवी। समकारी लेवी ये आजकल जो डिजिटल माध्यम है ना, उनसे संबंधित है। व्यक्तिगत कर के अंदर अपन क्या आता है, जो अपन इनकम टैक्स देते हैं वो आता है व्यक्तिगत कर, यानी आय के ऊपर जो कर दे रहे हैं ना अपन, डायरेक्ट इनकम टैक्स देते हैं, वो है व्यक्तिगत कर। अब देखते हैं निगम कर में क्या क्या आता है, यानी निगम जो कंपनियां वगैरह देती हैं, कंपनी का जो शुद्ध लाभ होता है, यानी 100 रुपये का उसका लाभ हुआ है, 100 रुपये पर कितना टैक्स लग रहा है, मान लो 10% टैक्स लग रहा है, तो वो कंपनी का शुद्ध लाभ पे टैक्स हुआ। लेकिन इसका दुरुपयोग कर लेती है कंपनियाँ। कौन सी कंपनियाँ, कुछ कंपनियाँ आपको पता होगा बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं। तो मान लो एक कंपनी है, अपन टाटा का एग्जांपल देखते हैं कि टाटा एक कंपनी है, इसका भारत में भी है और ये अपने बांग्लादेश में भी व्यापार करती है। दोनों बहुराष्ट्रीय कंपनी है, दोनों जगह इसका कारोबार है मान लेते हैं। इसने भारत में इसका टैक्स मान लो कि इसके शुद्ध लाभ पर टैक्स है 15%, और बांग्लादेश में इसके शुद्ध लाभ पे है 10% टैक्स है। इसने भारत में कमाई की है 200 रुपये की और बांग्लादेश में कमाई की है 100 रुपये की। यदि 200 रुपये पर ये भारत में टैक्स देगी तो 30 रुपये टैक्स हो रहा है ना। इससे अच्छा ये क्या करेगी कि ये दिखाएगी भारत में, अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगी कि मैंने तो भारत में केवल 100 रुपये का ही मुनाफा किया है या इससे कम का मुनाफा किया है, और ये अपना जो बचे हुए मुनाफा है ना वो बांग्लादेश में दिखा देगी। उससे क्या होगा इसको कि बांग्लादेश में केवल 10% टैक्स देना पड़ेगा, यानी उसके 5% बच जाएंगे। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं कि जिस देश में कम टैक्स लगता है वो अपना बैलेंस शीट में शुद्ध लाभ उस देश में दिखा देती हैं। अब भारत को क्या नुकसान होगा कि भारत में जो शुद्ध लाभ 100 और अतिरिक्त हो रहा था ना, जिसका उसने टैक्स नहीं दिया और उसको दूसरे देश में दिखा दिया, तो भारत को वो टैक्स से 15 रुपये का या 15% का नुकसान हो गया है। इसी के कारण ये DTA आया है, और जो प्रिंसिपल टेस्ट पर्पज है वो भी इसी से संबंधित है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कम निगम कर वाले देशों में टैक्स देती हैं। इसके लिए तय किया गया है कि सभी देशों में 15% मिनिमम कर दिया जाए। प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट ये भी किससे संबंधित है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना निगम कर चोरी करके दूसरे देशों में दिखाती है ना, उससे संबंधित है। दोहरे कराधान से बचाव का समझौता और बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन यानी जिस देश में अपना लाभ कम दिखा रही है और प्रॉफिट को दूसरे देश में शिफ्ट कर देती है। समकारी लेवी क्या है, ये डिजिटल कंपनियों पर लगता है। डिजिटल कंपनियां जो ऐड वगैरह देती है ना, यूट्यूब पर ऐड आता है या फेसबुक इंस्टाग्राम पर जो ऐड आते रहते हैं, उन ऐड पर 6% टैक्स लगता है।
तो समकारी लेवी है डिजिटल कंपनियों से संबंधित विज्ञापन से प्राप्त राजस्व का 6% टैक्स देना होता है। यानी मान लो विज्ञापन से 100 रुपये का लाभ हुआ है तो उस पर 6% सरकार को देना होगा। अब ध्यान रखना, समकारी लेवी 2.0 क्या है? ये ई कॉमर्स कंपनियों के लिए है। अपन जो रिटेलर के पास जाते हैं, सीधा दुकानदार से सामान खरीदते हैं, तो दुकानदार पर तो एक टैक्स हो गया, कंपनी के तौर पर निगम कर हो गया। लेकिन जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन पर भी तो टैक्स लगना चाहिए ना। ये भी तो सामान बेच रही हैं दुकानदार की तरह, तो इन पर जो टैक्स लगता है वो समकारी लेवी 2.0 के तहत लगता है। यानी इसमें ई कॉमर्स कंपनियाँ आती हैं। ध्यान रखना, समकारी लेवी किससे संबंधित है? डिजिटल कंपनियों से संबंधित है। और 2.0 किससे संबंधित है? ई कॉमर्स कंपनियों से संबंधित है। अच्छा, न्यूनतम वैकल्पिक कर क्या है? कंपनियों की बुक प्रॉफिट या बैलेंस शीट पर लाभ, इस पर जो टैक्स लगता है उसको न्यूनतम वैकल्पिक कर बोलते हैं, MAT। अच्छा, कंपनियों को तो न्यूनतम वैकल्पिक कर बोलते हैं, और जो गैर कंपनियां हैं यानी वो कंपनी के रूप में रजिस्टर नहीं है उसको AMT बोलते हैं। गैर कंपनियों पर AMT लगता है और कंपनियों पर MAT लगता है। इनके जो शुद्ध लाभ पे जो टैक्स लगता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? जो गैर कंपनियों पे लगता है उसको वैकल्पिक न्यूनतम कर। अंतर ध्यान रखना, कंपनियों पे कौन सा लगता है? MAT, और गैर कंपनियों पर AMT। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की। देखो, अप्रत्यक्ष कर उत्पाद के तौर पे लग सकता है या सीमा शुल्क है ना। अपन कुछ किसी दूसरे देश से आयात या निर्यात करते हैं तो सीमा शुल्क देते हैं ना, ये अप्रत्यक्ष है। GST अप्रत्यक्ष टैक्स के अंदर आता है। अच्छा, सीमा शुल्क के अंदर दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एंटी डंपिंग शुल्क और काउंटर वेलिंग शुल्क। अब देखो, एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग होता क्या है? देखो, ये भारत है और ये हो गया चीन। अपन चाइना का सामान बहुत ज़्यादा खरीदते हैं ना, चाइना अपना सामान भारत में भेजेगा। चाइना का सामान सस्ता होता है तो भारतीय क्या करते हैं? चाइनीज सामान खरीदते हैं। फिर चाइना को पता चलता है कि भारत में अपना सामान बहुत ज़्यादा बिक रहा है ना, चाइनीज सामान की मांग अधिक हो रही है, तो चाइनीज अपना बहुत सारा सामान भारत में डंप करना शुरू कर देगा। यानी अत्यधिक मात्रा में भारत में अपना सामान डंप कर देगा। उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि लोग चाइनीज सामान सस्ता खरीदते रहेंगे, और भारत में जो सामान था जो महंगा था चाइनीज सामान की तुलना में, उसकी मांग कम हो जाएगी। जैसे ही उसकी मांग में कमी आई तो क्या परिणाम होगा? जो उद्योग थे वो लाभ कम कमाएंगे, लाभ कम कमाएंगे तो वो धीरे धीरे नष्ट होने की कगार में आ जाएंगे। यदि उनका माल ही नहीं बिकेगा तो वो अपना उद्योग ओपन करके क्या फ़ायदा करेंगे? इस कारण अपन टैक्स लगाते हैं, सभी देश टैक्स लगाते हैं जब ये डंपिंग वाली समस्या आने शुरू हो जाती है। यानी कोई दूसरा देश किसी अन्य देश में बहुत अत्यधिक मात्रा में अपनी सस्ता सामान डंप करना शुरू कर देता है तो उसके बदले में टैक्स लगाते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि मान लो चाइनीज सामान 10 रुपये का था, अपना सामान 15 रुपये का था। कोई भी एक वस्तु जो मान लो जो चीन जो डंप कर रहा है ना वो 10 रुपये की थी और अपनी 15 रुपये की थी, तो अपन क्या करेंगे? चीन के ऊपर इस सामान पर अपन और टैक्स लगा देंगे ताकि ये भी भारतीय सामान के बराबर 15 रुपये की हो सके। यानी भारतीय सामान फिर इनके सामान के साथ तुलना हो सके और प्रतिस्पर्धा कर पाए। ये होता है एंटी डंपिंग शुल्क, यानी अत्यधिक मात्रा में जो डंप करता है उसके विरोध में लगाया जाने वाला कर। काउंटर वेलिंग शुल्क क्या होता है? मान लो जैसे भारत है, भारत अपनी कृषि में सब्सिडी देता है, और एक यूएसए है, यूएसए में कृषि में सब्सिडी कम है। भारत में मान लो गेहूँ है, गेहूँ की कीमत 15 रुपये है। क्यों? क्योंकि भारत ने अपनी कृषि में सब्सिडी वगैरह दी तो लोगों को जो कच्चा उत्पाद था वो सस्ता मिला, तो जो मूल उत्पाद होगा वो अब तो थोड़ा सस्ता रहेगा। यूएसए में गेहूँ का मूल्य है 20 रुपये, क्योंकि वहाँ पर सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है। तो यूएसए क्या करेगा? इस पर भारत पर काउंटर वेलिंग शुल्क लगाएगा, क्योंकि सरकार ने मदद की है अपने सामान को सस्ता करने के लिए, तो ये सामान भारतीय सामान अमेरिका के सामान के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाए अमेरिका में, इसके लिए लगाएगा काउंटर वेलिंग शुल्क। यानी जब सरकार सब्सिडी के द्वारा अपने देश का सामान सस्ता करती है तो दूसरा देश अपने सामान को प्रतिस्पर्धा करवाने के लिए काउंटर वेलिंग शुल्क लगाता है। आया एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग शुल्क। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है फैक्ट के रूप में, यदि यूपीएससी कंफ्यूजन करने के लिए पूछ सकती है।
देखो, वैल्यू एडिड टैक्स या मूल्यवर्धन कर केंद्र सरकार और दोनों राज्य सरकार दोनों लगाती हैं। केंद्र सरकार के सीनविट बोलते हैं और जो राज्य सरकार लगाती है उसको स्टेट वेट बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंट है एड वैलोरम कर और विशिष्ट कर। आपने देखा होगा कि कुछ वस्तुओं के प्रतिशत के आधार पर टैक्स लगाया जाता है, यानी वो 10 थोड़े बहुत हैं तो उन पर टैक्स कम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उन पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। लेकिन कुछ वस्तुएं होती हैं उनकी मात्रा के आधार पर लगाया जाता है। इनकी मात्रा के आधार पर कि जैसे कोई एक वस्तु हो गई तो उसकी मात्रा के आधार पर, या 10 वस्तुएं हैं तो उसकी मात्रा के आधार पर। वस्तु की कीमत के आधार पर प्रतिशत में लगता है। वस्तु की कीमत के आधार पर प्रतिशत का मतलब क्या है कि यदि वस्तु 100 रुपये की है तो उस पर कितना, 100 रुपये की वस्तु है तो इस पर कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा। और ये लगता है वस्तु की विशिष्टता आधार पर। मान लो वस्तु है शराब है, शराब पर कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा, क्योंकि शराब हानिकारक है ना, ये सिन गुड है तो ये हानिकारक है, तो इसकी विशिष्टता के आधार पर लगता है। या फिर कोई महंगी वस्तुएं हुई, महंगी गाड़ियाँ वगैरह हुई तो उनकी विशिष्टता के आधार पर टैक्स लगता है ना, तो होता है विशिष्ट कर। और एड वैलोरम कर यानी उसकी जो कीमत थी, 100 रुपये कीमत थी, उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगाया जा रहा है, होता है एड वैलोरम कर। और विशिष्ट कर यानी वस्तु की विशिष्टता के आधार पर। जैसे कि गाड़ी, एक तो नॉर्मल गाड़ी खरीद के लेके आए अपन ने, नॉर्मल अल्टो खरीद के लाए, उसकी तो कीमत के ऊपर लग गया। वहीं अपन ने एक हाई फाई गाड़ी खरीदा, उसका एक सनरूफ है और भी अलग अलग फीचर हैं, यानी उसकी विशिष्टता अलग अलग है ना, तो उस विशिष्टता के आधार पर जो टैक्स लग रहा है उसको विशिष्ट कर बोलते हैं। कर उत्प्लावकता क्या होती है कि जब जीडीपी में, मान लो जीडीपी अपनी 10% की वृद्धि से बढ़ रही है और बदले में अपना राजस्व जो सरकार जो टैक्स ले रही है उसकी में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है, इन दोनों का जो अंतर होता है वो होता है कर उत्प्लावकता, टैक्स बायंसी। आपने टर्म अभी लास्ट ईयर सुना होगा, बहुत बार आया था कि शायद भारत का 11% के आसपास हो गया है। तो जीडीपी में यदि 10% की वृद्धि हो रही है तो इसके बदले में राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, उसको बोलते हैं कर उत्प्लावकता। अच्छा, वित्तीय खिंचाव, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। वित्तीय खिंचाव क्या होता है, देखो अब मुद्रास्फीति भी है भारत में, मान लो 6% की मुद्रास्फीति भी है, और जो अपनी आय में भी वृद्धि करते जा रहे हैं, तो आय में वृद्धि होने पर मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है, तो आय की वृद्धि निष्प्रभावी हो जाती है, क्योंकि महंगी चीज़ें वैसे होती जा रही हैं। अपन कोई भी वस्तु 2 रुपये महंगी हो रही है और अपनी आय में 1 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो उल्टा नुकसान में तो है ना अपन। तो जब आय में बढ़ोतरी निष्प्रभावी हो जाती है, क्यों, क्योंकि जब मुद्रास्फीति में भी वृद्धि होती है। और दूसरा कारण क्या है, आय निष्प्रभावी हो जाती है उसका, मान लो पहले था मेरी आय 1 लाख रुपए है ना, अच्छा मिनिमम टैक्स 5 लाख है ना, मान लो पहले मेरी आय थी 5 लाख रुपए, 5 लाख से मेरी बढ़ के मान लो 6 लाख हो गई। 6 लाख होते ही मुझे अब टैक्स के दायरे में आ गया है ना, तो टैक्स के दायरे में आ गया तो मेरी तो आय में कमी हो जाएगी ना, क्योंकि मुझे अब टैक्स देना पड़ेगा। पहले 5 लाख था तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, 6 लाख पे आ गया तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो जो मेरी अतिरिक्त आय हो रही थी वो तो निष्प्रभावी होती जा रही है ना। तो इससे बचाने के लिए 2 उपाय किए जाते हैं कि एक तो हर साल मुद्रास्फीति के आधार पर टैक्स में बढ़ोतरी कर दी जाती है, कि पहले 5 लाख पे टैक्स लगता था, अब अपन 6 लाख पे टैक्स लेंगे, द मिनिमम। ये हर साल बढ़ाने को इसको क्या बोलते हैं, सामान्य छूट या स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी जो मिनिमम इतनी आय पर तो आपका टैक्स लगेगा नहीं, और इस आय के बाद में आपकी आय पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। ये होता है सामान्य छूट के बाद जो टैक्स लगता है उसको। टैक्स स्लैब में परिवर्तन करना, कि पहले तो 6 लाख पे 10% लगता था, और अब मान लो 1 साल बाद 7 लाख पे 10% लग रहा है, इसको बोलते हैं टैक्स स्लैब में परिवर्तन करना। तो इन 2 माध्यमों से सरकार क्या करती है कि जो भी नागरिकों को जो आय प्राप्त होती है वो निष्प्रभावी ना हो जाए मुद्रास्फीति की वजह से और यह टैक्स दायरे में आने की वजह से, इसलिए सरकार टैक्स में परिवर्तन करती रहती है। और इस सभी को क्या बोलते हैं अपन, वित्तीय खिंचाव, यानी आय में उनकी बढ़ोतरी निष्प्रभावी हो जाएगी मुद्रास्फीति और आय की बढ़ने की कर दायरे में आने की वजह से, इसको बोलते हैं वित्तीय खिंचाव। कर व्यय क्या है, यानी सरकार कोई अपनी नीति बना रही है, नीति की वजह से सरकार को राजस्व प्राप्त होने में नुकसान हो रहा है, सरकारी नीति की वजह से राजस्व का नुकसान होता है, उसको रेवेन्यू फोरगोन यानी कर व्यय बोलते हैं।
अच्छा, कर का आधार, ये ध्यान रखना, कर का आधार यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। TDS और TCS दो प्रकार से होते हैं। TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी मैं किसी जगह नौकरी कर रहा हूँ, मैं एक कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, ये कंपनी है A। मैं यहाँ पर जब ये मुझे सैलरी देगा ना, मान लो मुझे 10 लाख की सैलरी दे रहा है, ये 10 लाख की सैलरी दे रहा है, 10 लाख में कन्फ्यूजन होगा, सस्ता समझते हैं अपन। ये मुझे सैलरी दे रहा है 100 रुपये की। अब सैलरी पर मान लो टैक्स है 10% का, तो ये मुझे क्या करेगा, 90 रुपये देगा और 10 रुपये का मुझे TDS सर्टिफिकेट दे देगा। यानी मुझे सर्टिफिकेट दे देगा कि मैंने तेरी सैलरी से टैक्स वसूल कर चुका हूँ, ताकि सरकार को टैक्स मुझसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा सरकार टैक्स किससे ले लेगा, मेरा टैक्स कंपनी से ले लेगा। अब बाद में सरकार देखेगी हाँ इसको टैक्स रिटर्न करना है या नहीं रिटर्न करना है। तभी तो जब दीपावली के समय वो टैक्स रिटर्न होता है ना, वो इसी वजह से होता है कि टैक्स अपना तो अधिक मात्रा में जाता रहता है। यदि फिर सरकार देखती है कि हाँ इसका टैक्स वापस करने लायक है या नहीं लायक, तो यदि लायक होता है तो सरकार अपने को दीपावली के आसपास टैक्स वापस कर देती है। समझ में आया ना कि नियोक्ता तो मेरा 100 रुपये में सैलरी होनी चाहिए थी, तो और 100 रुपये पर 10% टैक्स था, तो वो अपना टैक्स काट के मुझे सैलरी देगा। वहीं जब अपन किसी दुकानदार से सामान खरीदने जाते हैं दुकान से सामान खरीदने जाता है, कोई सामान की कीमत थी 100 रुपये, 100 रुपये पर टैक्स लग रहा था 10 रुपये, तो ये दुकानदार क्या करेगा, अपने से 110 रुपये वसूलेगा और अपने को TCS सर्टिफिकेट देगा, यानी कि मैंने तेरा कलेक्शन वसूल चुका हूँ। टैक्स कलेक्शन एट द सोर्स, सोर्स कौन था, मैं था, मेरे से कलेक्शन वसूल लिया गया है। तो ये सीधा सरकार के पास दुकानदार के थ्रू ही मेरा टैक्स चला जाएगा। मुझे अलग से टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा था, उस पर 10% टैक्स था, तो लो मेरा टैक्स ले लो। ऐसा तो होता नहीं है ना, अपन सीधा टैक्स दुकानदार को लेके आ जाते हैं। तो होता है टैक्स कलेक्शन एट द सोर्स, यानी सोर्स से लिया गया टैक्स, और टैक्स डिडक्शन यानी सोर्स को टैक्स काट के फिर दे रहे हैं। तो काट के दे रहे हैं तो TDS सर्टिफिकेट देगा, और अपने से टैक्स वसूल रहा है तो TCS सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये दोनों है, ध्यान रखना, थोड़ा इनमें कन्फ्यूजन होता है। और अब तो शायद मुझे लगता है आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। लेफर वर्कर क्या होता है, कर वर्दी। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अच्छा मैंने डायग्राम नहीं बनाया क्या इसका, देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे अपनी आय बढ़ती है, कर का दायरा बढ़ता जाता है ना। जैसे जैसे अपनी आय में वृद्धि होती है, जैसे 10 लाख से हो गई, फिर 15 लाख हो गई, तो अपना कर देने की प्रतिशतता भी बढ़ती जाती है ना। जैसे 10% हो गया, फिर 15% होता जाता है, यानी टैक्स स्लैब में बढ़ता जाता है ना। लेकिन ध्यान रखना, इसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि मान लो मेरी सैलरी अब 1 करोड़ हो गई, 1 करोड़ हो गई तो मुझे 100% टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। या 30% टैक्स देना पड़ेगा, 50% टैक्स देना पड़ेगा, ये तो क्या होता है। एक सीमा तक ही तो अपन टैक्स को बढ़ा सकते हैं ना। यदि एक सीमा के बाद भी टैक्स को बढ़ाएंगे, यानी कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमाई कर रहा है और उसके ऊपर उसको 50% टैक्स दे रहा है, तो उसको कितना हो गया आय, 50 लाख। कुल उसको तो 50 लाख ही बचे ना। वही मान लो कोई व्यक्ति था जो 50 लाख कमा रहा था और उसको केवल 50% 50 लाख में 50% थोड़ी 10% देना पड़ रहा है। इसकी आय कितनी हो गई, 40%, 40 लाख रुपये हो गई, सॉरी। एक व्यक्ति 1 करोड़ कमा के 50% टैक्स दे के उसकी आय कितनी हो गई, 50 लाख। एक व्यक्ति 50 लाख में केवल 10% टैक्स दे रहा है, उसकी आय कितनी हो गई, 40 लाख। तो जो 1 करोड़ कमा रहा था वो सोचेगा यार मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ फालतू में, मुझे तो टैक्स दे के कितना रुपये अपने 50% रुपये सरकार को देने पड़ रहे हैं 50 लाख रुपए सरकार को देने पड़ रहे हैं, तो मेरे तो नुकसान है ना। तो वो या दो काम करेगा, या तो वो टैक्स चोरी करने लग जाएगा या फिर वो भारत को छोड़ के चला जाएगा। तो जब एक सीमा के बाद टैक्स में भी वृद्धि की जाती है तो राजस्व का नुकसान होता है। तो ये लेबर वर्कर क्या दर्शाता है आय और कर के मध्य जो अंतर है उसको लेबर वर्कर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो जैसे जैसे अपन आय बढ़ती है अपन कर के दायरे में आ जाते हैं, यानी कर भी अपने को अधिक देना पड़ता है। लेकिन ये एक सीमा के पश्चात रुक जाता है, एक सीमा के पश्चात आय में वृद्धि होने के बाद भी कर में वृद्धि
नहीं होती, प्रतिशत में वृद्धि नहीं होती। जैसे निश्चित तय कर लिया जाता है कि 30% मैक्सिमम अपने को टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद तू जैसे 1 करोड़ कमा या फिर 2 करोड़ कमा, तुझे 30% ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब 1 करोड़ से तू 2 करोड़ कमाने लग गया तो तेरे 50% की जगह 70% कर देंगे, ये नहीं होता। एक सीमा के पश्चात टैक्स की दर में बढ़ोतरी रुक जाती है। अच्छा, कर लोच क्या बोलते हैं कि कर की दर में परिवर्तन, यानी 10% करिए और फिर उसके बाद अपन ने 20% कर लिया, तो इस 10% और 20% करने पर जो अपना राजस्व प्राप्त हो रहा था उसमें क्या परिवर्तन आया, उसको बोलते हैं कर लोच, यानी कर दर में परिवर्तन और कर राजस्व में परिवर्तन। लेबर कर समझ में आया ना। कर वृद्धि तो प्रासंगिक में करों में वृद्धि होना, प्रारंभ में करों में वृद्धि होगी और उसके बाद करों में रुकावट आ जाएगी, है ना। एक बिंदु के पश्चात कर वृद्धि परंतु कर राजस्व में कमी, वो ही बिंदु बताया था कि जो यदि अपन आय बढ़ने पर वो 50% से भी आगे बढ़ाते जाएंगे तो अपनी जो राजस्व की आय में कमी होने लग जाएगी। क्यों कमी होने लग जाएगी कि लोग राजस्व ना देके या तो उसको बचाना शुरू करेंगे या फिर चोरी करना शुरू करेंगे, तो राजस्व में कमी आना शुरू हो जाएगी। समझ आया। अच्छा, विंडफॉल टैक्स क्या होता है, ये उद्योग होते हैं ना उन पर लगता है। कब लगता है कि मान लो उद्योग की नॉर्मली औसत आय रहती थी 100 रुपये और अब अर्थव्यवस्था में अनुकूलन तेज़ी चल रही है, उसकी वजह से ये 200 रुपये कमाने लग गया, तो उसके ऊपर टैक्स थोड़ा बढ़ा देती है सरकार। तो अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण औसत से काफ़ी अधिक लाभ कमाते हैं, तब उन पर विंडफॉल टैक्स लगता है। टैक्स के ऊपर टैक्स, ये आपने उपकर और अधिभार के बारे में काफ़ी सुना होगा, है ना। उपकर क्या होता है और अधिभार क्या होता है, दोनों का उपयोग करना भी सरकार के लिए अलग अलग पहले से ही तैयार रहता है कि किसका उपयोग किसके ऊपर करेंगे। देखो, उपकर होता है किसी विशिष्ट उद्देश्य से लगाता है, जैसे कि शिक्षा के ऊपर, शिक्षा का विकास करने के लिए सरकार टैक्स लगा देती है, तो पहले बोलती है कि शिक्षा के विकास करने के लिए मैं आपकी सैलरी पर 1% टैक्स अतिरिक्त लगा रही हूँ, तो वो 1% जो सरकार वसूलेगी उसका उपयोग केवल शिक्षा पर ही कर पाएगी, क्योंकि उसने पहले बताया था ना कि मैं शिक्षा पर उपभोग करने के लिए टैक्स लगा रही हूँ, या फिर मैं स्वास्थ्य के कारण से टैक्स लगा रहा हूँ, मतलब कोई भी विशिष्ट उद्देश्य हो गया उसके कारण सरकार टैक्स अपना पहले 10% था, इसके ऊपर भी 1% और लगा दी, तो विशिष्ट उद्देश्य से लगाने वाला टैक्स होता है उपकर। और अधिभार क्या होता है, अतिरिक्त कर, यानी कोई अमीर है उसकी आय है 1 करोड़ रुपये आय है, तो 1 करोड़ आय है तो इसके ऊपर थोड़ा सा अतिरिक्त टैक्स और लगा देती है कि बाकी के लोग, गरीब आदमी 10 लाख है उनके ऊपर 5% ले रही हूँ, तेरे पर नॉर्मली लेना चाहिए था मुझे 20% या 30%, लेकिन तू थोड़ा ज़्यादा अमीर है तो 5% और अधिक दे दे, तो होता है अधिभार, यानी अतिरिक्त कर किस पर लगता है, अमीरों पर। ध्यान रखना, ये केवल अमीरों पर लगता है और ये विशिष्ट कर सभी पर लगेगा, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। यदि वो टैक्स दे रहा है तो उसके ऊपर जो अतिरिक्त टैक्स लगेगा वो सभी के ऊपर लगेगा, अमीर गरीब मध्यम वर्ग, ये अलग अलग के आधार पर अलग अलग नहीं लगता, ये सभी को देना पड़ता है। लेकिन जो अधिभार होता है वो केवल अमीर व्यक्तियों पर लगता है कि औसत से अधिक आय को कमाई कर रहे हैं वो, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अधिक आय कमा रहे हैं तो सरकार को थोड़े अधिक रुपए दे, ताकि सरकार लोक कल्याण के कार्य कर सके। तो ये अतिरिक्त कर अमीरों पर लगता है, निश्चित आय से ऊपर लगता है कि आय निश्चित होती है, इसके बाद थोड़ा अधिक टैक्स लेना शुरू कर देंगे। सरकार अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है, इसका उपयोग कहीं पर भी कर सकती है सरकार, लेकिन ध्यान रखना उपकर पर जो सरकार वसूल कर रही है उपकर, उसको केवल उसी उद्देश्य के लिए खर्च कर सकती है जिस उद्देश्य के कारण उसने टैक्स लिया था। उपकर और अधिभार में अंतर ध्यान रखना, यूपीएससी अंतर वाले ज़्यादा पूछती है। आपको पता होगा कि यूपीएससी जो कहीं दो टॉपिक या 2 टर्म्स सेम से हैं तो यूपीएससी अंतर को लेकर वहाँ से प्रश्न पूछ सकती है। कच्चे माल पर अपन जो टैक्स देते हैं, जीएसटी जो देते हैं, तैयार माल पर हमेशा ज़्यादा होती है ना, कि जो बिस्किट बन चुका है बिस्किट पर जीएसटी अधिक होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी बिस्कुट बनने में मान लो आटा इनका उपयोग हो रहा है तो इन पर जब टैक्स अधिक लगता है, यानी जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल पर जीएसटी अधिक लगे और जो तैयार माल था उस पर जीएसटी कम लगे, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी कच्चे माल की जो खरीद कर रहा है उस पर जीएसटी अधिक देनी पड़ रही है और जो तैयार माल है उस पर जीएसटी कम देनी पड़ रही है। समझ आया ना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यानी उल्टा हो गया, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा ही हो जाना ना। ओके, कंप्लीट हो गया।
तो ये इंपॉर्टेंट टर्म थे, ध्यान रखना। अब इनमें से कौन कौन से ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है आपको ध्यान रखना। आपको प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट यानी कि हमेशा न्यूज़ में बना रहता है, इसके लिए 15% का वो भी बनाया जा रहा है कि सभी देशों में 15% निश्चित कर दिया जाए ताकि टैक्सों की चोरी ना हो जाए। आपको पता होगा कि मोदी के ऊपर जब फिल्म बनी थी तो ये बीबीसी ने वो फिल्म प्रकाशित की थी, है ना, बीबीसी ने तो बनवाई थी ना शायद वो फिल्म। तो बीबीसी के ऊपर जो दिल्ली का उसका मुख्यालय है वहाँ पर इसकी जांच करने लग गए थे कि इसने टैक्स चोरी थोड़ी करी है, कि अपना टैक्स सिंगापुर में दिखा रही है वो। तो इसका नियम हमेशा चर्चा में रहता है। आपको ध्यान क्या रखना है, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है, यूपीएससी टर्म के बारे में पर्सन ज़्यादा पूछती है। समकारी लेवी ई कॉमर्स कंपनियों पर भी लगता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर नहीं, इनके बारे में ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है। एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग आपको 100% पता होना चाहिए। एड वेलरम और विशिष्ट कर के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेपर वक्कर के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेपर वक्कर के बारे में पूछिए तो एक दो वक्कर और दे सकती है और पूछ सकती है कि ये किससे संबंधित है। उपकर और अधिभार से संबंधित है, अंतर को लेकर पर्सन पूछ सकती है। यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है कि अधिभार केवल अधिभार सभी को देना पड़ता है और ये केवल विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही खर्च किया जा सकता है। नहीं, सरकार अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है इसको। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे गरीबी देखेंगे, पॉवर्टी, है ना, जिसमें गरीबों के कौन कौन से प्रकार हैं और कौन कौन से इंडेक्स हैं, और जो मल्टी पावर इंडेक्स है ना गरीबी का, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको अपन कल नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में भी कल नेक्स्ट टॉपिक में ही देखेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।